अब यहाँ पर कितना मलबा पड़ा हुआ है। मैंने 2005 के अंदर जो ज़लज़ला कवर किया था उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एस्टिमेट्स दिए गए थे और हमारे ख़्याल में उस ज़लज़ले के अंदर भी बड़े बड़े पहाड़ टूट कर गिरे थे और किलोमीटर्स के एरिए के अंदर मलबा फैल गया था। यहाँ पर जो मलबे का वॉल्यूम हमें बताया गया है, यानी वो तमाम एरिया जिसको अब खोदना है और खोद कर साफ करना है, वो बताया गया है 36 लाख क्यूबिक मीटर्स। 36 लाख क्यूबिक मीटर्स का वो मलबा फैला हुआ है जो लैंडस्लाइड ने नीचे फेंका है, जिसको साफ करना है। अगर आपका हिसाब किताब मेरी तरह कमज़ोर है तो मैं इसको सीधे अल्फाज में ये बता देता हूँ कि 36 लाख क्यूबिक मीटर का मलबा अगर 200 फुट की गहराई तक खोदा जाना हो तो आम खुदाई करते करते इस मलबे को हटाते हटाते एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 8 साल लग सकते हैं। यानी अगर आपको लैंडस्लाइड से आया हुआ तमाम मलबा यहाँ से हटाना हो तो आपको 8 साल तक इंतज़ार करना पड़ेगा। इतनी देर कोई इंतज़ार नहीं कर सकता और ना ही इतनी बड़े पैमाने पर खुदाई करके मलबे को हटाया जा सकता है। तो फिर खुदाई का तरीकाकार क्या है और इसके अंदर क्या फार्मूला इस्तेमाल किया जा रहा है? खुदाई का फार्मूला ये तय किया गया है कि इस तमाम के तमाम एरिए को एक स्क्वायर के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। जिस जगह पर ज़्यादा उम्मीद की जाती है कि स्लाइड की वजह से लोग और कैंप की चीज़ें गिरी होंगी, उस एरिया को पहले एक्सकेवेट किया जा रहा है, उस एरिया को पहले खोदा जा रहा है। जो अभी तक चीज़ें यहाँ पर मिली हैं नाज़रीन, उनमें एक टेक्निकल डिवाइस है जिसको बीकन कहा जाता है। बीकन एक इशारा करने वाली डिवाइस होती है जो फ़ौजी अमूमन इन एरियाज़ के अंदर अपने गियर के अंदर रखते हैं और चूँकि यहाँ पर स्नो है और वाइट जैकेट सब ने पहनी हुई होती हैं, तो अगर कोई फ़ौजी गुम हो जाए तो बीकन के ज़रिए, उसकी बीप के ज़रिए आपको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। होता यह है कि जब फ़ौजी अपनी ड्यूटी करके चेक पोस्ट पे वापस आता है तो अपना गियर उतार कर वो स्टोर के अंदर जमा करवा देता है। बाज़ जगहों पर वो बीकन चल रहे थे और जब वहाँ पर खुदाई की गई, सेंसर्स ने रिस्पॉन्ड किया कि बीकन की आवाज़ हमें आ रही है, तो ख्याल ये किया जाता था कि शायद उनके साथ लोग भी मिल जाएं, लेकिन वो बीकन थे जो स्टोर के अंदर मौजूद थे। यानी बीकन को ट्रैक डाउन किया गया है। कुछ बैग्स मिले हैं उस एरिया के अंदर। तो लैंडस्लाइड ने कितने फासले पर इन लोगों को और कैंप के सामान को फेंका, लैंडस्लाइड की ताकत कितनी थी और वो कितने एरिया के अंदर चीज़ों को फैला सकती थी, इन तमाम कैलकुलेशंस पर मबनी एक फार्मूला डेवलप किया गया है। मसला ये है कि इस फार्मूले के लिए आपको लैंडस्लाइड आने से पहले की तस्वीर चाहिए होती हैं, सैटेलाइट इमेजरी चाहिए होती है, जो कि सैटेलाइट इमेजरी लैंडस्लाइड आने के पहले से मौजूद है। लेकिन लैंडस्लाइड आने के फ़ौरन बाद बदकिस्मती से 2-2.5 हफ्ते यहाँ पर बहुत बादल छाए रहे, तो लैंडस्लाइड आने के फ़ौरन बाद यहाँ पर पिक्चर्स हासिल नहीं की जा सकी। अब वो पिक्चर्स मौजूद हैं। तो लैंडस्लाइड आने से पहले की तस्वीर और लैंडस्लाइड आने के बाद की तस्वीर को इकट्ठा करके एक मॉडल को सिमुलेट किया गया है, जिसकी बुनियाद पर ये असेस किया जा रहा है एक साइंसी फार्मूले के तहत कि किस जगहों पर ये लोग मौजूद हो सकते हैं। तो ये सवाल कि कौन किस जगह पर क्यों खुदाई कर रहा है, उसका ताल्लुक उस फार्मूले से है जिसकी बुनियाद मैंने आपको अभी बताई। उस वसीओ अरीज पैमाने पर होने वाली तबाही के बावजूद, उस इतने बड़े चैलेंज के बावजूद जिसने यहाँ पर गैर मुल्की एक्सपर्ट्स को भी भगा दिया है, हैरान करवाने के बाद यहाँ पर जो अफसरान हैं उनका ख्याल है कि उनका काम उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक
तमाम के तमाम लोग जो इस स्लश के नीचे, इस लैंडस्लाइड के नीचे मौजूद हैं, निकाल नहीं लिए जाते। If it takes place during this year, good enough. If the operation goes to next year, it is not unusual in FCNA. We have been recovering the bodies after 3 years. Every morning when I come here, there is hope I'll find something. And if there is any moiza, I don't want to rule it out. But logically, a lot of time has passed. ये 36 लाख क्यूबिक मीटर पर मुहित जो मलबा है उसमें है क्या, इस वक्त आपको हम बताते हैं कि ये मलबा है क्या। ये आपको एक पत्थर नजर आ रहा होगा। इस मलबे के अंदर बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, यानी जो छोटे पहाड़ कहे जा सकते हैं। एक बोल्डर आपके सामने ये नजर आ रहा है जो देखने को तो शायद 2 मंजिला इमारत जितना है, लेकिन इसकी ऊंचाई 22 मीटर है और इसकी लंबाई तकरीबन 42 मीटर है। आप अंदाजा कर सकते हैं कि इस किस्म के बोल्डर और इस किस्म के छोटे छोटे पत्थर मिलकर इस मलबे के अंदर मौजूद है। लेकिन सिर्फ पत्थर ही नहीं है, अगर आप कैमरा इसको दिखा पाए, ये पत्थर है और इसके साथ पत्थर तो आपको लगेगा, लेकिन ये है बर्फ, और ये वो बर्फ है जो इस मलबे के अंदर मौजूद है और ये फ्रेश आइस के ज़ुमरे में आती है। लेकिन आप को नज़र नहीं आएगा फ़र्क कि पत्थर के अंदर और आइस के अंदर फ़र्क क्या है। यहाँ पर जो फ़ौजी और मुकामी मौजूद हैं वो जो पत्थर की तरह बर्फ़ बन जाती है उसको बड़ी अहमियत देते हैं। इसको शीशा बर्फ़ का नाम दिया जाता है। जब ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है तो शीशे की तरह बन जाती है और इसके बाद इसको आहिस्ता आहिस्ता आंच के ऊपर गर्म करके इससे पानी बनाया जाता है और पानी पिया जाता है, उसी से चाय बनती है। आहिस्ता आहिस्ता गर्म करने से मुराद ये नहीं है कि 5 से 10 मिनट हो गए। बाज़ औक़ात क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पर, तो बाज़ औक़ात यहाँ पर 1.5 2 घंटे लग जाते हैं और जो शीशा आइस है वो पानी में नहीं तब्दील होती। बहरहाल इस जगह में आए हुए जो मलबा है उसके अंदर तकरीबन 5% के करीब पत्थर से भी ज़्यादा सख्त बर्फ़ मौजूद है। इसके अंदर बड़े बड़े बोल्डर्स मौजूद हैं। इसके अंदर मट्टी का और पत्थरों का, जिसको स्लश कहते हैं, गारा मौजूद है। इसी वजह से नाज़रीन, जब यहाँ पर बैरूनी एक्सपर्ट्स आए तो उन्होंने हाथ उठा दिए। उनके पास जो इक्विपमेंट था वो एक ही किस्म के मटेरियल को असेस करने वाला था। यानी अगर सिर्फ सादा बर्फ़ होती तो उस बर्फ़ के ऊपर वो बड़ा ज़बरदस्त काम करता और 20-30 फुट की गहराई के अंदर जाकर वो बता देते कि बर्फ़ के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। लेकिन बर्फ़ है, बर्फ़ की भी मुख्तलिफ़ किस्में हैं, फिर बोल्डर्स हैं, फिर पत्थर हैं। तो यहाँ पर जितने भी एक्सपर्ट्स आए उनका इक्विपमेंट यहाँ पर नाकाम हो गया और इसी वजह से जो यहाँ पर जो मुंतज़मीन हैं, यहाँ पर जो फ़ौजी इंतज़ामिया के लोग मौजूद हैं, उनका अब कहना ये है कि हमें इस हादसे के बाद, इस आने के बाद एहसास ये हुआ है कि दुनिया में अगर कोई एक्सपर्ट इन एरियाज़ का मौजूद है तो वो सिर्फ हम ही हैं। अब हमने ही अपने तरीक़ों से इन जगहों को खोदना है और इनसे अपने लोगों को निकालना है। ना बैरूनी मदद काम आएगी, ना बैरूनी इक्विपमेंट काम आएगा, क्योंकि दुनिया में अभी तक ऐसा इक्विपमेंट उनके कहने के मुताबिक बना ही नहीं है जो मुख्तलिफ नौ किस्म के, मुख्तलिफ अक़साम के मिले जुले मटीरियल के अंदर से ज़िंदगी की रमक तलाश कर पाए।